जब हम मौर्य शासन काल की बात करते हैं तो हमें गौरव महसूस होता है कि नहीं? अगर उधर से जवाब आएगा तो थोड़ा बात करने में मजा आएगा। गर्व महसूस होता है? क्यों? आपने देखा तो नहीं है, लेकिन गौरव महसूस बातें सुन के हो जाती। ये इंसान का स्वभाव, मीठा सुनना, अच्छा सुनना, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना, ये इंसान का स्वभाव। हम भी इंसान हैं, हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे अतीत की बात होती है, लेकिन अतीत की बात हो तो पूरी हो। अतीत की बात हो तो पूरी हो ना, अधूरी बात पे क्यों खुश हो रहे हैं भाई? मौर्य शासन काल का खात्मा कहां हुआ? मौर्य शासन के खिलाफ कौन था? सम्राट अशोक के नीतियों के खिलाफ कौन था? सम्राट अशोक का कद कितना बड़ा था, इसकी कल्पना आप एक चीज से लगाइए कि चीन में, कहा, चाइना ने दीवार बनाई 20,000 किलोमीटर। कितनी? 20,000 किलोमीटर कि कहीं ये मौर्य वंश के लोग चीन की तरफ ना जाए और पूरे चीन में कब्जा ना हो। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास सब लोग जानते हैं, सबने सुना है, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है सबने। लेकिन वो बनी क्यों थी, इसका ध्यान कभी किसी ने दिया नहीं, कभी किसी साहित्यकार ने इसका उल्लेख नहीं किया। हम पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएट हो गए, लेकिन सम्राट अशोक महान के बारे में सिलेबस में लिखा कितना है? अगर आप ढूंढोगे, आप सब लोग देख लेना अपने घर पर जाकर कि उनके बारे में इतना कम क्यों लिखा गया है। इस पे एक मैं प्रश्न आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। एक तरफ वो चाइना था जो सम्राट अशोक के वैभव से, उसकी ताकत से डरता था, और उसने 20,000 किलोमीटर की दीवार बना दी। भारत का इस शोर से उस शोर की जो दूरी है मात्र 2500 किलोमीटर है। कलकत्ता से लेकर मुंबई अगर जाना हो तो मात्र 2500 किलोमीटर, और उन्होंने 22,000 किलोमीटर सिर्फ दीवार बनाई सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। फिर दूसरी बात, अशोक को मारने, अशोक की नीतियों को, अशोक के वंश को, इस मौर्य वंश को, इस मौर्य वंश के साम्राज्य को खत्म करने वाले कौन थे? एक शब्द आता है आर्य, आता है क्या? आर्य शब्द से परिचित हो? आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? है? अगर आपने, अभी एक गाना था बहुत ट्रेंडिंग में था, जब इलाहाबाद का कुंभ चल रहा था, अगर आप लोगों ने उसे गौर से सुना हो, बहुत अच्छा गाना था, लेकिन उसमें एक शब्द जुड़ा था, उसमें एक शब्द जुड़ा था कि ये आर्य का आगाज है। महाकुंभ का जो आयोजन है वो आर्यों का आगाज है। आपने सुना था कि नहीं सुना? नहीं सुना हो तो सुन लेना, यूट्यूब में अभी भी वो गाना है। ये वही आर्य है जिन्होंने अशोक की नीति को नहीं स्वीकारा। ये वही आर्य है जिन्होंने अशोक के वंशजों को भी मार मारा। यहां हमारे बंतेगढ़ बैठे हुए, यहां हमारे पूजनी बंतेगढ़ पर बैठे। हम लोग कल राजगिरी गए, राजगिर में जापान से आके लोगों ने मंदिर बनाया, और वो वहां रह के बुद्ध की विरासत को, अशोक की सोच को जिंदा किए हुए। लेकिन यहां के लोगों को किसने रोका? ये वही आ रहे जो आगाज करते हैं, और हमारे लोग, हमारे अपने लोग, हमारे वंश के लोग उनके बुलावे पे
भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आज रामनवमी का समय, हम इसे रामनवमी के रूप में देख रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सब उपवास पे हैं धर्म के नाम पर। कोई बात नहीं, हमें धर्म से कोई एतराज नहीं। अगर धर्म हमको मजबूत करता है, हमको जोड़ता है, तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो हमारी विरासत, आज बहुत सारे यहाँ पे अपने मंच पे सांसद विधायक देख ली, बहुत सारे लोग, भाई ये सांसद विधायक का मतलब क्या है? ये सांसद विधायक होते क्यों हैं? मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा नागमणि जी का। ना तो वो विधायक है, ना सांसद है, ना तो उन्होंने कभी टिकट मांगी, ना किसी राजनीतिक दल के पक्ष में है, ना विपक्ष में। उन्होंने एक मंच बनाया, हम सबको इकट्ठा किया। एक तरह से ये समाज का कुंभ आपने जो बुलाया है, आयोजन किया है, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं नागमणि जी से 10 साल से परिचित। जब वो पहली बार मेरे बुलावे पर स्वर्गवासी सीपी सिन्हा जी के साथ सतना पधारे थे, तो हमारी थोड़ी 1-2 दिन की थोड़ी लंबी चर्चा हुई, बातचीत, और तब से लगातार हर मुद्दे पे बात होती। हमारे तमाम अतिथि आए, सबने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। पटना का नाम पाटलिपुत्र हो, बहुत अच्छा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोग नहीं समझ पाए? अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या ये बात आप नहीं समझ पाए? भाई प्रयागराज के लिए तो कोई आंदोलन नहीं किया था, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आंदोलन हुआ था क्या? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए क्या इस देश में कोई आंदोलन हुआ? कोई ज्ञापन दिया किसी ने? कोई सम्मेलन हुआ? 50 लोगों का भी सम्मेलन नहीं हुआ। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट ने उसे लागू कर दिया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण होगा। अब तो ठीक है, 12 से 15 लाख रुपए टैक्स में छूट हो गई, लेकिन जब लागू हुआ था तब 8 से 10 लाख रुपए में भी इंसान को इनकम टैक्स देना पड़ता था। और 8 लाख रुपए की आमदनी वाला ईडब्ल्यूएस का जो व्यक्ति होता था, वो गरीबी रेखा में आता था, उसे आरक्षण मिलता था। कितने लोग हैं अपने समाज में जो 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं? कितने लोग? तो ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये मामला है नीतियों का, ये विषय है नीतियों का। आज जो राजनीति की बात होती है, जो सत्ता की बात होती है, आज हमारे लोग मोहरा बना के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज हमारे लोग मोहरा, लगातार मोहरे पे मोहरा बनाया जा रहा है। कभी मध्य प्रदेश में बनाया गया, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन हमारी नीतियों पे काम किसी ने नहीं किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से उपस्थित समाज के सभी बुद्धिजीवी साथियों से, माताओं से, बहनों से सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि मामला नीतियों का है, सिर्फ अशोक के चित्र का मामला नहीं है, सिर्फ नाम का मामला नहीं है। अगर कोई विषय है जिसके लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो है अशोक की नीतियां। वो अशोक ही थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा का केंद्र इस देश को बनाया था। आपके इस नालंदा में, हमारे इस नालंदा में विश्वविद्यालय तो था, लेकिन शिक्षा किस बात की थी? शिक्षा किस बात की थी? भाई मेडिकल कॉलेज में काहे की शिक्षा होती, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। ये वही नालंदा जहां से अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई, इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। और आज क्या हम या हमारे परिवार में कितने प्रतिशत बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? कितने %? भाई आपका घर कैसे चलता है? सिर्फ पैसे से।
चलता। अगर आमदनी ना हो तो क्या घर चलेगा? तो जब घर नहीं चल सकता तो आपकी राजनीति कैसे चलेगी? आपका देश कैसे चलेगा? आपका समाज कैसे चलेगा? आर्यों ने वहां भी दिमाग लगाया, आपके अर्थशास्त्र की किताब छुड़ाई, नालंदा में आग लगाई और आपको बड़े प्यार से धर्मशास्त्र की किताब पकड़ा दी। क्या आपके हाथ में, आपके दिल में, दिमाग में 24 घंटा अगर किसी चीज की शिक्षा होती है तो वो धार्मिक शिक्षा होती है। ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको चिंतन करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसे क्यों आप टेक्निकल कोर्स पढ़ाते हो, क्यों उसे MBA कराते हो, क्यों उसे कुछ और पढ़ाते हो? क्योंकि आपको मालूम है ये पढ़ेगा तो ये मिलेगा। हजारों साल हमारा शोषण हुआ, हमारी नीतियों को दबाया गया। आज अगर खुदाई में कोई चीज मूर्ति मिल रही, चाहे वो सम्राट अशोक के शिलालेख हो, चाहे तथागत बुद्ध की मूर्तियां हो, वो क्यों मिल रही है भाई? खुदाई में ही क्यों मिल रही है? क्योंकि उस सारी निशानियों को दबाया गया, उनके ऊपर मिट्टी डाली गई, उनको तोड़ा गया, उनको तहस नहस किया गया ताकि आने वाली पीढ़ी सीख न ले पाए। उन्हें थोड़े ना मालूम था कि फूले पैदा हो गए, उन्हें नहीं मालूम था कि अंग्रेज भी इस देश में आएंगे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये लोग भी शिक्षित हो जाएंगे, उन्हें नहीं मालूम था। और अकेले ये हमारे समाज के साथ नहीं हुआ, इस देश में जन्मी हर महिला के साथ हुआ, हर बच्ची के साथ हुआ, हर बिटिया के साथ हुई। शिक्षा से दूर, संपत्ति से दूर, सम्मान से दूर, हिस्सेदारी से दूर किसने रखा? क्यों रखा? ये कारण भी तो हमें जानना हो। आज अगर लोकतंत्र ना हो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, अगर महात्मा ज्योतिबा फूले ना होते, माता सावित्रीबाई फूले ना होती, तो क्या आज हम यहां होते? कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए, कौन हमें लेके आता? आज हम कुशवाहा शब्द से जाने जाते हैं, लेकिन हमारे जो दादाजी का राजस्व रिकॉर्ड है उसमें आज भी कुशवाहा शब्द का उल्लेख नहीं है। क्या अगर हमारे पूर्वजों के राजस्व रिकॉर्ड पे जाए तो उनके कोई नहीं, सब में कोई नहीं लिखा होगा। अब कोई के पहले क्या लिखा होगा? वो तो राजस्व रिकॉर्ड बना अंग्रेजों के जमाने में। अगर अंग्रेज नहीं थे तो क्या हमारे पास जमीनें थी? क्या उसके हक अधिकार थे? राजस्व की जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों की देन है। हमारे आम आदमी को ताकत देने का काम, आम आदमी को शिक्षा देने का काम किसी राजा ने नहीं किया। भाई अशोक महान इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया। उन्होंने बुद्ध विहार के माध्यम से, तथागत के उद्देश्य, उनके जो संदेश थे उसके माध्यम से इस देश की जनता को शिक्षा के केंद्र से जोड़ने की कोशिश की। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हमें याद रखना चाहिए कि अशोक की नीतियों को खत्म करने वाले लोग, अशोक के वंश को खत्म करने वाले लोगों को भी आपको पहचानना होगा। आज भी वो लोग हैं, अगर अशोक के वंशज यहां पर है तो वो लोग भी हैं जो अशोक को पसंद नहीं करते। इलाहाबाद तो प्रयागराज हो गया, लेकिन पटना पाटलिपुत्र नहीं हुआ। इसके पीछे भी कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई सोच है, बदली जाएगी, होगी, क्योंकि लोकतंत्र है। उस सोच को हम बदलेंगे, लोकतंत्र है। आज तो फिर भी वोट और चुनाव का माध्यम होता है, सत्ता परिवर्तन का जो माध्यम है वो वोट है, चुनाव है। हजारों साल पहले तो जान की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती।
अपने प्राण हथेली पे लेके जंग के मैदान पे जाना होता था। आज तो वो व्यवस्था नहीं, आज तो लोकतंत्र है। तो हमें इसका उपयोग करना आना चाहिए और अपनी नीतियों के साथ जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, ये एक सेवा का माध्यम है, ये परिवार के भरण पोषण का माध्यम नहीं है। गांव का सरपंच बनना, क्षेत्र का विधायक बनना, क्षेत्र का सांसद बनना, ये परिवार के भरण पोषण का काम नहीं। उसके लिए तो बहुत सारे काम हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सब लोग अपनी नीतियों पर राजनीति करिए, अपने नीतियों पे काम करिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। और जब आप अपनी नीतियों को समझेंगे तो आपको इतने प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, इतने प्रस्ताव आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। आज जब हमारे देश में कोई एक बच्चा आईएएस बनता है तो बड़ी खुशी होती। मीडिया और सोशल मीडिया से जब देखते हैं तो एक आईएएस बेचारा अकेला क्या करेगा, उसको हमें ताकत देनी। एक विधायक अकेला क्या करेगा, एक अकेला सांसद क्या करेगा, उसे हमें ताकत देनी। और जब विचारधारा का साथी हो, विचारधारा के लोग हो, तो हमें उनके साथ चलने में भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही मेरी आपसे अनुरोध। और धन्यवाद करना चाहता हूं नागमणि जी का, जिन्होंने हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का अवसर दिया, हम सब लोगों को यहाँ बुलाया। क्योंकि आज अशोक जयंती है, हमारे यहाँ गांव-गांव में अशोक जयंती मना रहे हैं, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। लेकिन आपने सम्राट अशोक की जन्मभूमि पर मौर्य वंश के अस्तित्व जहां से शुरू होता है उस भूमि पे आने का अवसर दिया। ऐसी माटी को, ऐसे साथी, बार बार सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से मेरी बातें सुनी और मुझे बोलने का अवसर इस मंच ने दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। और सभी महापुरुषों के चरणों में नमन, सम्राट अशोक महान के चरणों में सत सत नमन। जय बिहार, जय सम्राट, जय भारत।